नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दलित बनाम ठाकुर की राजनीति का एक नया सेंटर उभर रहा है और वो है आगरा शहर। दरअसल क्षेत्रीय संगठनों ने राणा सांगा की जयंती यानी 12 अप्रैल को आगरा में एक प्रदर्शन करने का, एक सम्मेलन करने का ऐलान किया है और ये सम्मेलन जो है वो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ है। रामजी लाल सुमन, आपको याद दिला दें, समाजवादी पार्टी के दलित समुदाय से आने वाले वो सांसद हैं जिन्होंने पिछले दिनों राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था। इसके बाद से यूपी की राजनीति में खास तौर पर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया और उसके बाद से एक करणी सेना, क्षत्रिय संगठन, हिंदू सभा, ये इस तरह के जो हंगामेदार हिंदूवादी संगठन हैं ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 अप्रैल को यानी कल लखनऊ में भी एक प्रदर्शन इन क्षत्रिय संगठनों ने किया और उन्होंने अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी उसमें किया था। आपत्तिजनक भाषा जब मैं कह रहा हूं तो ये गाली गलौज की भाषा है, क्योंकि धमकियों की भाषा तो वो पहले से लगातार इस्तेमाल कर ही रहे हैं। अब सवाल यह है कि सड़कों पर जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर ठाकुर बनाम दलित की राजनीति को बढ़ावा मिलता है तो इसका फायदा किसे होगा? अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि ये हिटलरी जत्थे अगर किसी घटना को अंजाम देते हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। अब आप यहां पर यह भी ध्यान में रखिएगा कि योगी आदित्यनाथ को वो इस तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो इसमें वो योगी आदित्यनाथ की जाति यानी ठाकुर, वो ये भी कह रहे हैं कि ये ठाकुर समुदाय के संगठनों के प्रदर्शन अगर होते हैं, किसी घटना को अंजाम देते हैं तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। तो पीडीए के तहत दलितों को साधने में लगे अखिलेश यादव को क्या इस बहाने बीजेपी से आर पार करने का मुद्दा मिल गया है? क्या अखिलेश यादव को इसमें योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की काट नजर आ रही है? ये कुछ सवाल हैं जो इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बहुत अहम हो जाते हैं। तो इन सवालों के जवाब हम तलाशने के लिए हमारे साथ दो बेहद वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, एनसीआर से हमारे साथ जुड़े हैं विक्रांत यादव, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म द स्वतंत्र के फाउंडर एडिटर हैं और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, क्योंकि लखनऊ में कल एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसकी तस्वीरें, जिसके विजुअल सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा मुद्दा है ये क्या आपको इस मुद्दे में ये पहली बात तो ये कि ये एक घटना भर है, एक जो 2-4 दिन की में खत्म हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है, या ये घटना जो है दलित बनाम ठाकुर की राजनीति को हवा दे रही है? पहले तो बुनियादी सवाल यही है कि हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये दलित बनाम ठाकुर का मुद्दा बन गया है? असल में देखिए, करणी सेना इसके पहले भी इस तरह के तमाम विवादों में उसका नाम सामने आया, कभी सिनेमा को लेके, कभी दूसरी वजहों को लेके। लेकिन इस बार और हर बार में फर्क है। इस बार ये लड़ाई जो है, इसके पहले करणी सेना इतिहास में अपने जो नायक नायिकाएं हैं उनके सम्मान की बात करती थी। उसने सिनेमा, पद्मावत जैसे फिल्मों का विरोध किया, बहुत सारे काम हुए और वहीं से चर्चा में आई थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ये मामला आमने सामने आ गया है। और आमने सामने मैं कह रहा हूं तो क्या था कि ये विषय उठा, शुरू हुआ औरंगजेब बनाम राणा सांगा से। तो पहले तो इसका जो तस्वीर थी वो हिंदू बनाम मुसलमान हो रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही रामजी लाल सुमन की एंट्री हुई और उन्होंने एक बयान दिया राणा सांगा के बारे में, और उसके बाद वो इतिहास को उद्धृत कर रहे थे अपने हिसाब से, और उसको लेकर के जो गर्मी खड़ी हो गई करणी सेना की तरफ से, और वहीं से ये राजनीतिक विषय बन गया। राजनीतिक विषय बनने के बाद जाहिर सी बात है कि जातियों की गोलबंदी और लामबंदी के इस युग में कोई ऐसी घटना संभव ही नहीं है जिसके राजनीतिक निहितार्थ ना हो, राजनीतिक प्रभाव ना हो। अब ऐसे में आगरा जैसी जगह, जहां पर जो कंस्टिट्यूएंसी भी दलित बहुल है और वहां से रामजी लाल सुमन सांसद भी हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि वो समाज
एक समाज अपने जाति के नायक को लेकर के लड़ रहा है और दूसरी तरफ उसका हमला दूसरी जाति के वर्तमान जनप्रतिनिधि के ऊपर है, तो निश्चित तौर पर यह लामबंदी तो होगी ही। अब हो क्या रहा है, करनी सेना जैसे जैसे इसका विस्तार देने की कोशिश कर रही है, जैसे लखनऊ में जो हुआ उसको देखने के दो नजरिए हैं। एक तो ठीक है भाई, लोकतंत्र है, सबको अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन में खुलेआम तलवारें लहराई जाएं और उसके बाद भी उस तरह के और अपशब्दों का प्रयोग और उसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई वैसी नहीं जैसी दूसरे प्रदर्शनों पे होती है। आप याद कीजिए कि यह घटना जिस वक्त हो रही थी उसी वक्त एक घटना और हुई, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो आलोचना हो रही है उसको लेकर के लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नेत्री सुमैया राणा पर 10 लाख रुपए का मुचलका सिर्फ इसलिए लगाया गया कि आप विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सड़क पर नंगी तलवारों के साथ प्रदर्शन हो रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं। सीए एनआरसी का जब मुद्दा था तो जो प्रदर्शनकारी थे उनके पोस्टर्स लग गए थे, उनके घर को कुर्की करने का आदेश हुआ था, और यह प्रदर्शन है जिसके बाद कुछ नहीं। तो ये जब फर्क दिखता है ना, तो जाहिर सी बात है ये सवाल भी अब आने लगते हैं कि क्या सत्ता एक जगह संरक्षण दे रही है और दूसरी जगह दमन कर रही है। और ये तीसरा इसका जोड़ तब बन जाता है जबकि यही संरक्षण वाला आरोप तो वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री के ऊपर लंबे समय से लग रहा है। तो अब ये सब कुछ जब मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अस्मिता का सवाल अगर एक जगह है तो अस्मिता का सवाल दूसरी जगह है, और जब दोनों होंगे तो पोलराइजेशन इस आधार पर लामबंदी तो वही हो रहा है। जी बिल्कुल। आपसे भी मेरा सीधा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे में योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की काट ढूंढ रहे हैं, या एक स्टेप और आगे जाएं तो क्या अखिलेश यादव को इस मुद्दे में योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की काट मिल गई है? देखिए नीरज जी, इस मुद्दे को अगर हम ध्यान से देखें तो ये मुद्दा शुरू भले ही हुआ था राणा सांगा और औरंगजेब को लेकर, और निश्चित तौर पर बीजेपी की जो डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरी ये कोशिश थी शुरुआत में कि हिंदू मुस्लिम के रूप में इसे बांटा जा सके। लेकिन आप देखिए कि जब ये मुद्दा शुरू हुआ तो बीजेपी ने कोशिश की कि इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जाए, और ये बात एकदम दिगर है। सब जानते हैं कि जब भी धर्म के नाम पर पोलराइजेशन होता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है, और जब जातियों के आधार पर पोलराइजेशन होता है तो शायद बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिलता, और जो क्षेत्रीय दल हैं वो उसका ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो रामजी लाल सुमन की इस मामले में एंट्री ने एकदम से अखिलेश यादव को ये मौका दिया, क्योंकि आप देखिए कि रामजी लाल सुमन ने जो संसद में बोला वो बाद में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के उस पर बड़े आक्रामक बयान आए, और उन्होंने खुलकर कहा कि एक दलित सांसद का अपमान समाजवादी पार्टी नहीं सहेगी। शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, करीब 12-14 घंटे तक समाजवादी पार्टी के भीतर कि क्या इस मुद्दे पर किया जाए, कैसे किया जाए, लेकिन उसके बाद से एकदम क्लैरिफाई हो गया था। और सब चीजें आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक सब एक सुर में रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, क्योंकि इस मुद्दे पर रामजी लाल सुमन का बोलना और उन पर जिस तरीके से उसके बाद उनके घर पर हमला हुआ, उसने एक मौका दिया समाजवादी पार्टी को, एक बड़ा राजनीतिक मौका दिया इसे जातीय आधार पर दलित पर हमला और उस तरीके से दिखाने में। और अखिलेश यादव लंबे समय से अपनी पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, उनको इसमें साफ दिखाई दिया कि ये मामला उनके पीडीए समाज से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और जिस तरीके से करनी सेना के ऊपर जो कार्रवाई होते हुए सरकार को दिखना चाहिए था, जिससे सरकार का इकबाल बनता, एक सांसद, एक वर्तमान सांसद के घर पर इस तरीके से हमला होता है। एक तरफ आप नमाज में अगर कोई काली पट्टी पहनकर जा रहे हैं और अपना
विरोध दर्ज करवा रहे हैं उनकी भी पहचान करने में जुटी है सरकार और पुलिस और प्रशासन, और दूसरी तरफ एक सांसद पर हमला हो जाता है, उसके घर पर हथियारबंद लोग पहुंचते हैं, वहां पर आपकी कार्रवाई नहीं दिखाई देती, तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का जो स्टैंड था वो अपने लोगों में उसे और ज्यादा फैलाने में कामयाब हो गए। अब आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, तमाम जगह लगातार करनी सेना और उससे जुड़े हुए लोग अपनी धमकियां दे रहे हैं। क्या उन लोगों की पहचान सरकारें नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, और इसी कारण यह सवाल उठता है कि क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। और यही समाजवादी पार्टी को एक ताकत दे रहा है अपने वोट बैंक के भीतर ये मैसेज देने में कि आप देखिए किस तरीके से स्वजातीय होने के कारण इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, और इन सब में उनका निशाना सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हैं। और आप ये समझिए कि नीरज जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षत्रिय समाज हमेशा रसूखदार रहा है, लेकिन उसको अगर आबादी के अनुपात में देखेंगे तो मुझे लगता है 6-7-8% से ज्यादा नहीं रहे होंगे, लेकिन उनका जो अधिकार वो रसूख है वो बहुत ज्यादा रहा है। और ये इस बात से भी कल अनुमान लगाया जा सकता है कि आज योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश के 5, जहां तक मैं सही बोल रहा हूं, 5 मुख्यमंत्री समाज से आ चुके हैं। तो कम संख्या होने के बावजूद और 5 मुख्यमंत्री रहे, इससे उनकी राजनीतिक ताकत का पता चलता है। अब अखिलेश यादव इसी कारण योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध इस पूरे हमले को जोड़ते हुए और उनके साथ ये जोड़ते हुए कि उनकी कहीं ना कहीं सहानुभूति है, अपने पीडीए समाज को एक मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इसका फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। नहीं, बेहद इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ आपने सर इशारा किया, राजपूत वोटर्स, और ये पूरा मुझे लगता है नीरज जी कि अखिलेश यादव की जो पूरा समीकरण और नैरेटिव है वो इसी के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। हम इस बात को उत्कर्ष जी से और बेहतर तरीके से समझेंगे। उत्कर्ष सर, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में लोकसभा के चुनाव हुए तो जो आंकड़े हमारे सामने हैं, 2017 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें करीब 67-68% राजपूतों ने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन 2022 में ये आंकड़ा बढ़ के 77-78% हो गया। और यही क्रम आप पाएंगे 2014 के बाद, जब 2019 का लोकसभा चुनाव और जब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने आता है। तो ये आंकड़ा क्या अखिलेश यादव को इस तरीके से खुलकर राजनीति करने का मौका दे रहा है? क्योंकि अखिलेश को पता है कि राजपूत समाज जो कि उत्तर प्रदेश में जिसकी संख्या 6 से 8% के करीब बताई जाती है, वो एक तरीके से कि पूरा का पूरा लामबंद हो चुका है बीजेपी की तरफ। और जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तब तक वो एक चेहरा है और राजपूत उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये कंसोलिडेशन और मजबूत होगा तो अखिलेश को एक आधार मिल रहा है कि ये जब राजपूतों का वोट हमको मिलना ही नहीं है तो हम उनके हित की बात या उनके जुड़ी इमोशनल राजनीति हम क्यों करें, हम फिर दलित और पीडीए के हित की बात करते हैं ना। अमीश देखिए, 2 बातें। एक तो बात यह है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव, ठीक है पीडीए की राजनीति उनकी आधार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और पीडीए की जब बात करते हैं तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उनके कॉम्बिनेशन में। लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर हमेशा से, मुलायम सिंह के वक्त से, ठाकुर नेताओं की कमी नहीं रही है। खुद मुलायम सिंह को राजनीति में कैप्टन भदौरिया लेके आए थे और उसके बाद से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में उनके साथ राजा भैया भी रहे जो कि ठाकुरों के बड़े नेता हैं, मंकेश्वर सिंह भी रहे, अरविंद सिंह गोप लगातार उनके साथ रहे और एक लंबी जमात है जो राजपूत नेताओं की। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में जरूर वो सक्रियता उनकी कम हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी नेता हैं जो पार्टी छोड़ के नहीं गए। तो अखिलेश यादव एक आध अपवाद, अगर अभय सिंह को मान लें आप, ताजा उदाहरण है जो पार्टी के खिलाफ वोट देने की वजह से अभी असंबद्ध हैं, लेकिन भविष्य की राजनीति कह नहीं सकते। तो अगर क्षत्रिय समाज के जो नेता हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को इस आधार पर ले जाने की कोशिश करेंगे जहां पर वो सवर्ण बनाम पिछड़ा दलित हो जाए या
सवर्णों में भी आप देखिए एक बड़ा इस वक्त यूपी में वो भी रेफरेंस देना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण समाज के एक हिस्से के ऊपर काफी अंदर दर्द चल रहा है सरकार के खिलाफ। अभी विनय तिवारी की गिरफ्तारी जो हुई, शंकर तिवारी के बेटे की गिरफ्तारी हुई, हाथा कनेक्शन है। तो वो लेके एक ब्राह्मण उत्पीड़न की बात भी हो रही। तो ये जब इस तरह से इकट्ठा होने लगती है ना चीजें, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हिंदुत्व अचानक, हिंदुत्व जो है कंसोलिडेट होता है सवर्ण जातियों के वर्चस्व के रूप में, और उसमें भी फिर जाके क्षत्रिय समाज के रूप में। तो वो जो फायदा होना है ऊपर से नीचे तक उस हिंदुत्व की राजनीति का, वो सिकुड़ रहा है। अगर राजनीति ऐसे ही चली, घटनाक्रम ऐसे ही चला, तो आप पक्का जानिए कि हिंदुत्व की लाइन कमजोर पड़ जाएगी जातीय अस्मिता और जातीय संघर्षों के बीच में। ऐसे में अखिलेश यादव ने राजपूतों का अपमान नहीं किया। देखिए अखिलेश यादव के साथ एक प्लस है, उनकी पत्नी खुद राजपूत परिवार से आती है, उन्होंने कभी राजपूतों के विरुद्ध कोई बात नहीं की। लेकिन अगर सांसद ने किसी रेफरेंस में बात किया तो वो अपने सांसद के साथ भी खड़े हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव गेनर तो हैं, लूजर नहीं है। वो एंटी ठाकुर या एंटी राजपूत सीधी बात नहीं करते। वो जब भी अगर करते हैं तो मुख्यमंत्री के ऊपर इशारा जरूर करते हैं कि हमारे समय को कहने वाले लोग अब आप देखो कहां कहां सजातीय लोगों को बैठा रहे हैं। तो वो दरअसल उस समाज को हिट नहीं कर रहे होते हैं, वो मुख्यमंत्री को हिट कर रहे होते हैं। तो अभी तक तो इस पॉलिटिक्स में थोड़ा स्मार्ट गेम प्ले कर रहे हैं या उनके तरफ एडवांटेज है। लेकिन सरकार को जवाब सरकार से मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है, और वो विजिबली बढ़ रही है। सोशल मीडिया को जब हम देखते हैं तो ये चर्चा आम हो जाती है। या मैं बताऊं, मैं तो घूमता रहता हूं लखनऊ से बाहर, आज भी लखनऊ से बाहर हूं, और मैं बुंदेलखंड के इलाके में हूं, और वहां पर जब बात, ये चर्चा तो तमाम चली रही है, वहां भी यही बात हो रही है कि इस दांव से, इस घटनाक्रम से सरकार की साख पर भी झटका लग रहा है और अखिलेश यादव को फायदा मिल रहा है। तो ये ग्राउंड की पर भी जो परसेप्शन है, क्योंकि समाज भी तो सोचता है ना, वो उसके सामने दिख रहा है कि सीए एनआरसी या दूसरे आंदोलनों के विरोध करने पे बुलडोजर भी चल रहा है, पोस्टर भी लग रहा है, कुर्की भी हो रही है, और एक मसले पर बिल्कुल शांति है। तो राजनीति ये एक सवाल बिंदु है। और जो कि आप बुंदेलखंड के इलाके में है, पिछले दिनों अखिलेश यादव ने वहां से भी पीडीए को मजबूत किया एक बड़े नेता की एंट्री कराने के नाम पर, दद्दू प्रसाद, और उस पर हम लोगों ने भी चर्चा की थी। विक्रांत सर, मैं आपके पास आता हूं, आंकड़े एक बार थोड़ा स्पष्ट तरीके से लोगों को बता दी जाए, क्योंकि नेता तो ढक छुप के राजनीति करेंगे, आंकड़े बिल्कुल ठोस और साफ बात कहते हैं। राजपूतों ने 2017 में 70% राजपूत बीजेपी के साथ थे 2017 के चुनाव में। 2022 में ये आंकड़ा 87% का है। ब्राह्मणों की बात की जाए तो 83% 2017 में बीजेपी के साथ थे, 2022 में 89% हो गए। जो अपर कास्ट जिनको कहते हैं राजपूत ब्राह्मण बनिया, ये इनका कंसोलिडेशन बीजेपी के लिए अभूतपूर्व है, लेकिन उसमें भी राजपूतों का जो कंसोलिडेशन है वो और भी कुछ ज्यादा ही है। विक्रांत सर, मेरा सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव को साफ दिख रहा है, ठीक है, वो खुल के विरोध, वो किसी जाति का विरोध थोड़े नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति क्या कर रहे हैं वो, उनको तो दिख रहा है ना कि वो लाख कह लें माता प्रसाद पांडे को बना लें नेता प्रतिपक्ष, लेकिन ब्राह्मण जाके बीजेपी को वोट कर रहा है। वो लाख राजपूत नेताओं को अपने पार्टी में प्रमुख स्थान दे रखा हो उन्होंने, राजा भैया जैसे नेताओं की एक पीछे लिगेसी रही हो, लेकिन राजपूत दो चुनाव से जाके बीजेपी को वोट कर पा रहा है। तो उनको तो सूट करेगा ना पीडीए की राजनीति, दलित की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति और मुस्लिमों की राजनीति करना। ये आंकड़े तो उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं, वो कह ही रहे हैं कि सही दिशा में आप चल रहे हैं।
देखिए, अखिलेश यादव राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई किसी जाति विशेष से हो ही नहीं सकती। वो कभी किसी जाति विशेष के बारे में बोल ही नहीं सकते। वो जानबूझकर इस मामले को मुख्यमंत्री के साथ सीधा जोड़ते हैं, और मुख्यमंत्री पर जब वो एक तरह से आक्रामक होते हैं, तो वो अपने पीढ़िए समाज को संदेश दे रहे होते हैं। उसमें उनको कतई राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज को कुछ कहने की या उनके खिलाफ कुछ बोलने की कतई जरूरत भी नहीं है, और राजनीति ये कहती भी नहीं है कि आप किसी समाज के खिलाफ बोलते हुए या करते हुए, कार्रवाई करते हुए दिखाई दे। यह आपकी राजनीति के लिए बहुत खराब हो सकता है। तो अखिलेश यादव, मुझे लगता है कि इस पूरे एपिसोड में बहुत ही सोचे समझे रणनीति के तहत उन्होंने इस पूरे मामले को, जो एक शुद्ध रूप से बीजेपी की कोशिश थी औरंगजेब के मामले को उठाकर हिंदू मुस्लिम का मामला बनाकर उसे धार्मिक रूप से पोलराइज करना, जो हमेशा अगर धार्मिक रूप से पोलराइज कुछ होता है तो बीजेपी को उसका निश्चित तौर पर फायदा होता है। लेकिन रामजी लाल सुमन की एंट्री के बाद, उनके बयान के बाद, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने बहुत स्मार्टली प्ले करते हुए इस मामले को जातीय अस्मिता के साथ जोड़ दिया, और ये मामला अब औरंगजेब और राणा सांगा की बहस से काफी आगे जाकर के अब एक दलित सांसद की इज्जत, उसके सम्मान, उसके ऊपर पहुंच गया है। और अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, आप देखिए कि 12 तारीख को लेकर इतने बड़े बड़े आह्वान किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो उस पर जरा भी विचलित हुए बगैर अपनी बात पर अड़िग हैं कि हमारे सांसद एकदम, हम अपने सांसद के साथ हैं। और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के टॉप लीडरशिप के नेताओं ने यहां तक बोल दिया कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती तो हमें कहे, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। तो एक तरह से वो पीढ़िए समाज को भी ये संदेश दे रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अत्याचार होगा तो वो अपने लोगों के साथ खड़े हैं। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इस मामले में बहुत ही विन विन टाइप सिचुएशन दिखाई दे रही है। और एक चीज ये समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक और जो मुझे क्षत्रिय समाज से जुड़ा हुआ बयान, वो भी राजनीतिक बयान चुनाव के दौरान बहुत उछला था। पुरुषोत्तम रूपाला का बयान याद आ रहा है, जो 24 के चुनाव से पहले दिया गया था। तो बीजेपी में उस समय आप एकदम याद कीजिए कि हड़कंप हो गया था। पुरुषोत्तम रूपाला को बाद में माफी मांगनी पड़ी थी, और फिर बाद में बीजेपी ने बहुत तरह से उसको रफू किया, क्योंकि वो बीजेपी के कोर वोटर है। बीजेपी को पता है कि ये वोट बैंक हमारे साथ जाना है, ये वोट हमें मिलना है, तो बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। लेकिन अखिलेश यादव को पता है कि इस समय वो अगर अपने सांसद के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये राणा सांगा और औरंगजेब का विवाद अब उनके लिए है ही नहीं, ये विवाद अपने दलित सांसद की अस्मिता के लिए है, उसके सम्मान के लिए है। तो अखिलेश यादव अपनी राजनीति, जो राजनीति वो पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, जिसका उन्हें फायदा भी मिला पीडीए की राजनीति का, तो वो उसके साथ जाते हुए, उसके साथ खड़े होते हुए मजबूती से दिखाई देना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं एक छोटी छोटी टिप्पणी आप दोनों से एक और लेना चाहता हूं कि जब हम दलित वोट की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव दलित वोट के लिए लामबंदी कर रहे हैं, उन्हें इसमें एक मौका नजर आ रहा है, तो जब दलित राजनीति की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में मंच पर मायावती और चंद्रशेखर की भी तस्वीर साथ उभरती है। तो अखिलेश यादव को, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, ये क्यों मान लिया जाए कि अखिलेश यादव दलित समाज को साधने में कामयाब हो जाएंगे, और उनके इस विश्वास का कारण क्या है? 2019 के नतीजे हमारे सामने हैं, जब मायावती 10 सांसद अपने बना गई थी, लेकिन दलित समाज ने तो अखिलेश यादव को वोट दिया नहीं था। तो क्या ये बदली है राजनीति? क्या अखिलेश यादव के पास पीडीए की छतरी के नीचे वो भरोसा है कि वो दलित समाज को अपनी तरफ खींच पाएंगे? देखिए नीरज जी, दो रेफरेंस है। एक रेफरेंस 2019 का आपने दिया और दूसरा वर्तमान का। 2019 में गठबंधन हुआ, मायावती चुनाव जीती और मायावती ने तुरंत वो गठबंधन तोड़ भी दिया। उसकी घोषणा मायावती ने ही की थी। लेकिन अखिलेश यादव को एक चीज समझ में आ गई थी कि दलित कुछ जगह पे साइकिल पे ठप्पा लगाना शुरू कर दिया था, कम ही सही। जो हिच थी, जो 25 साल की हिच थी मुलायम सिंह और गेस्ट हाउस कांड के बाद, वो टूटती हुई दिख रही थी, और अखिलेश यादव ने उसी तरफ कोशिश भी बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लग गई। समाजवादी पार्टी में एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर। उसमें बीएसपी के निराश हताश नेताओं की जगह बन गई, समाजवादी पार्टी में बनने लगी।
बहुत सारे लोग ऐसे, जो मैं उदाहरण दूं, जालौन जिले में समाजवादी पार्टी का इतिहास नहीं था चुनाव जीतने का कांग्रेस और बीजेपी के साथ, लेकिन बीएसपी से निकले हुए एक व्यक्ति नारायण दास अहिरवार को जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ाया तो लोकसभा की सीट जीत गए, 4 बार के सिटिंग सांसद को हरा के। तो अखिलेश यादव तो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मायावती की स्थिति क्या है? मायावती हर मौका गंवा दे रही हैं। ये मसला ऐसा था, और आगरा जो मायावती का गढ़ रहा है एक वक्त में, बीएसपी का गढ़ रहा है, मायावती एकदम से ऐसे उनके बयान आए बिल्कुल निर्विकार तरीके वाले, जिसने कोई स्पार्क दिया नहीं। और मायावती का जिस तरह से चुनाव दर चुनाव वोट बैंक कम हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं क्षरण हो रहा है, उसमें मायावती की भूमिका है। वो अपने वोटरों को वो कॉन्फिडेंस दिला ही नहीं पा रही हैं कि उनके पीछे आए। नतीजा क्या है कि इस वक्त सबकी निगाह, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सबकी निगाह उस सबसे बड़े वोट ब्लॉक के ऊपर है जिसको दलित वोट ब्लॉक के तौर पर पहचाना जाता है। सब कोई अपनी इक्विटी वहां, क्योंकि वो जिधर पल्ला बढ़ा झुका उसको एज मिलनी है बहुत साफ। अखिलेश यादव ने देखिए कल दद्दू प्रसाद को शामिल कराया। दद्दू प्रसाद मायावती की सरकार में मंत्री रहे थे और एक टाइम में बड़े कद्दावर नेता थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो शांत बैठे थे, लेकिन आ गए पार्टी में। शायद उनको ये संदेश दिया गया होगा कि इस बार आपको चुनाव लड़ना है विधानसभा का। तो ये स्ट्रेटजी जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप देखिए अवधेश प्रसाद को किस तरह से तवज्जो दे रहे हैं, रामजी लाल सुमन के पीछे कैसे खड़े हो गए हैं। तो वो मैसेज तो समाज जो है वो मैसेज तो ऐसे ही लेता है ना। राजनीतिक संदेश समाज के भीतर जाने का जो तरीका है अखिलेश यादव तो अपना रहे हैं। दूसरी तरफ मायावती, जिनके पास ये इक्विटी पहले से बनी हुई थी, वो इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रही हैं। चंद्रशेखर भी उतना एग्रेसिवली नहीं आए इस पूरे मामले में जितना वो आ सकते थे। लेकिन तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी कवायद जो है दलित वोटरों को लाने की, वो अगर ये विवाद ऐसे ही दिखाई देता रहा तो कमजोर पड़ेगा, और ये विवाद ऐसे ही मजबूती से बढ़ता रहा तो अखिलेश यादव की तरफ कुछ ना कुछ तो दलित झुकाव होगा ही। कुछ हद तक कांग्रेस की तरफ हो चुका है। और अगर इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बनी रहती है, जो कि बनी रह रही दिख रही है, तो फिर दलितों की फर्स्ट चॉइस तो इंडिया अलायंस हो जाएगा ना, एनडीए नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। आपसे मैं ये इस पर एक टिप्पणी चाहूंगा कि जब हम दलित वोट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, ये बात बिल्कुल सही है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में ना सिर्फ अपने दलित सांसदों की संख्या बढ़ाई, बल्कि दलित वोट का परसेंटेज भी उनका 2019 के मुकाबले काफी बढ़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती की शक्ल में एक तीसरा कोना खड़ा हो जाता है दलित वोट के नजरिए से। क्या आपको लगता है कि 27 के चुनाव में भी दलित समाज भी दो तरफा चुनाव जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी रणनीति पे वोट करेगा और उसका फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है, या फिर यहां पर मायावती का कोई भूमिका होती है? देखिए नीरज जी, अभी डॉक्टर साहब ने मायावती जी के बारे में खुद ही बताया, मैं उससे काफी इत्तेफाक रखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मायावती के जो वोट बैंक हैं, उन्होंने मायावती जी को लेकर के बहुत ही ज्यादा, जिसे कहा जाए कि वफादारी दिखाई, और वो पूरी तरीके से वोटर ये कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से मायावती आक्रामक हो, मायावती जी की राजनीति तेज हो, बसपा मजबूत हो। लेकिन बसपा की राजनीति जिस तरफ जा रही है वो शायद उनके वोटर्स को भी नहीं समझ में आ रही, दिग्भ्रमित है वो। वोटर को ये समझ में नहीं आ रहा कि किस लिए मायावती जानबूझकर क्यों अपनी पार्टी को कमजोर कर रही है। तो वोटर भी अब विकल्प तलाशने लगा है। अब आप देखिए कि अखिलेश यादव की एक और इसके साथ प्रयास ये है कि जो मायावती की बसपा पार्टी का वोट बैंक का बड़ा हिस्सा वो अपने साथ जोड़े, इसीलिए वो बार बार पीडीए की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को ये कोशिश ये की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वो अब टू कॉर्नर फाइट रहे, कि बीजेपी के सामने उनका अलायंस जो है वो साफ दिखाई दे और वोटर के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए कौन दिखाई दे रहा है। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश इसीलिए पीडीए का जो नारा है वो इसी सोच को लेकर
सामने रखा गया है कि जो दलित आदिवासी जो कमजोर वोट बैंक है जो बीजेपी के साथ भी जुड़ा है उसको एक भरोसा देने की कोशिश की जा रही है कि आपके लिए समाजवादी पार्टी यहां पर है। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये चाहते हैं, कोशिश भी उनकी ये है कि इस बार भी चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का वो पूरी तरीके से टू कॉर्नर फाइट रहे। जो उत्तर प्रदेश में कई बार 3 कोणीय या 4 कोणीय कुछ छोटी पार्टियां भी होकर के कोशिश करके आ जाती हैं, लेकिन इस बार कोशिश यही है कि इंडिया अलायंस, क्योंकि इंडिया अलायंस में किसी तरीके का अभी तक संकट दिखाई नहीं दे रहा और जो स्थिति है तो आगे भी कोई संकट दिखाई नहीं देने की गुंजाइश कम ही दिखाई दे रही है। तो अखिलेश यादव की अब पूरी कोशिश है कि इस वोट बैंक को वो अपने साथ साधे रखे और कांग्रेस अपने साथ अपना वोट बैंक ऐड करवाए, जिससे इंडिया गठबंधन को फायदा मिले। और इसी रणनीति पर दोनों दल काम करते हुए फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। तो दोस्तों, पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद से लेकर जुम्मे के दिन होली से लेकर और फिर उसके बाद वक्फ कानून को लेकर जो एक हिंदुत्व की राजनीति का नैरेटिव चल रहा था, उस पर रामजी लाल सुमन प्रकरण के बाद, करणी सेना के हमले के बाद अब ये एक दूसरी दिशा में मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को यहाँ पर अपने पीडीए के लिए एक अवसर नजर आ रहा है। वैसे भी वो लगातार दलित वोटरों को साधने में लगे हैं, अगर हम पिछले कुछ महीनों से उनके तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल जो बात है कि आने वाले दिनों में ये राजनीति और दिलचस्प होगी। 12 तारीख को आगरा में क्या होता है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से आक्रामक तरीके से बयानबाजियाँ क्षत्रिय संगठनों की तरफ से आ रही हैं, तो वहाँ पर 12 तारीख एक महत्वपूर्ण दिन होगा इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के नज़रिए से। हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी, लेकिन इस पूरे मुद्दे को व्यापक तौर पर समझाने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, विक्रांत यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।